अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आप देख रहे हैं मेरे सवाल। नाज़रीन, मेरे कप्तान की घड़ी का मामला हर घड़ी रंग बदल रहा है। हर आने वाली नई खबर केस का रुख बदल रही है। तोशा खाना के हवाले से पहली खबर तो अप्रैल में ही आ गई थी, लेकिन चंद रोज कबल ये इशू मीडिया और सोशल मीडिया पर उस वक्त जंगल की आग की मानंद फैल गया जब एक बिजनेसमैन उमर फारूक ज़हूर ने दावा किया कि मेरे कप्तान ने जो घड़ी बेची थी वो उन्होंने खरीद ली है। उमर फारूक ज़हूर ने कहा कि उन्होंने ये घड़ी अप्रैल 2019 में फरा गुजर नामी खातून से दुबई में खरीदी थी। इस मामले पर मचने वाले शोर के बाद फरा गुजर के शौहर एहसन जमील ने तरदीद कर दी कि उनकी अहलिया यानी फरा गुजर कभी उमर फारूक ज़हूर से मिली ही नहीं। मेरे कप्तान के दौर में 2 बार वजीर इत्तलात रहने वाले फवाद चौधरी ने उमर फारूक ज़हूर को भी मेजर खुरम रोकड़ी की मानंद पहचानने से इनकार कर दिया। उसके बाद उमर फारूक ज़हूर ने फवाद चौधरी के साथ होने वाली व्हाट्सएप गुफ्तगू के स्क्रीन शॉट्स मीडिया को जारी कर दिए। इन स्क्रीन शॉट्स के मुताबिक फवाद चौधरी उमर फारूक ज़हूर के साथ मुसलसल राब्ते में थे। सूरत हाल के इस नहज पर पहुंच जाने के बाद मेरे कप्तान की पोजीशन बड़ी हद तक दिफाई हो चुकी थी और तहरीक इंसाफ मीडिया और सोशल मीडिया के महाज पर अपने कप्तान की इस हरकत का दिफा करने में नाकाम हो रही थी कि तहकीकाती सहाफ़ी ताहिर इमरान मियाँ की एक रिपोर्ट सामने आ गई। इस रिपोर्ट में उन्होंने डेटा के हवाले से यह साबित कर दिया कि फरा गुजर अप्रैल 2019 में जब पाकिस्तान से अमेरिका गई थी तो वो दुबई गई ही नहीं और सिर्फ 2 घंटे का ट्रांजिट अबू ज़हबी पर हुआ। हमारे कल के प्रोग्राम में ताहिर इमरान मियाँ ने क्या बताया, देखिए। मेरे पास यानी कि डेटा मौजूद है कि फराह गोगी जिस फ्लाइट पे आई उसके बाद उसका ट्रांजिट कहां से हुआ। फराह गोगी नेवर वेंट टू दुबई इन 2019 एंड इन अप्रैल 2019। नाज़रीन, ये खबर सामने आने के बाद भी कल हमारे इसी प्रोग्राम में वजीर आजम के मामले खुसूसी अता तारड़ ज़राए के हवाले से अपने इस दावे पर कायम रहे कि फरा गुजर ने अप्रैल 2019 में अमेरिका जाते हुए या आते हुए 3 दिन दुबई में क़याम किया था और तोशा खाने वाली घड़ी उन्होंने इसी दौरान उमर फारूक ज़हूर को बेच दी। सुनिए अता तारड़ ने इसका दावा किया। मेरे पास जो मालूमात हैं और मैंने कुछ यूएई में भी 1-2 लोगों से इस पे बात की है, उसमें ये जो 3 अप्रैल को पाकिस्तान से जाती हैं और 22 अप्रैल को वापस आती हैं, इस दौरान 3 से 4 दिन उन्होंने यूएई में क़याम किया है। वो या तो जाते हुए ट्रांजिट या वापसी पे 2 से 3 दिन का उनका क़याम यूएई के अंदर है। नाज़रीन, ये दोनों मुतज़ाद मौक़िफ़ आपने सुने। ये तो वाज़ेह है कि अब इस मामले में शफाफ तहकीकात होना लाजमी है ताकि सच्चाई सामने आए और अवाम को पता चले कि सच्चा कौन है और झूठा कौन। लेकिन सूरत हाल के इस इबहाम पर मेरे 15 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, उमर फारूक ज़हूर ने अप्रैल 2019 में फरा गुजर से घड़ी कैश में खरीदने का दावा किया। क्या कैश में खरीदने का दावा साबित किया जा सकता है? सवाल नंबर 2, उमर फारूक ज़हूर ने अगर कैश में पेमेंट की थी तो क्या उन्होंने किसी भी कागज पर कोई रसीद नहीं लिखवाई? बगैर किसी भी तहरीरी दस्तावेज के इतनी बड़ी डील होना कैसे मुमकिन है? सवाल नंबर 3, अगर फरा गुजर या कोई और इस घड़ी की मिल्कियत का दावा कर दे तो उमर फारूक ज़हूर इस घड़ी को अपनी कानूनी मिल्कियत कैसे साबित करेंगे? सवाल नंबर 4, अगर फरा गुजर उन तारीखों में दुबई गई ही नहीं जिनका जिक्र उमर फारूक कर रहे हैं तो उसकी बात को मंतकी तौर पर कैसे दुरुस्त तस्लीम किया जा सकता है? सवाल नंबर 5, उमर फारूक ज़हूर के दावे के मुताबिक उन्होंने अप्रैल 2019 में घड़ी खरीदी। ये पूछना तो बनता है कि वो 3.5 साल खामोश क्यों रहे और अब इस बात को मीडिया पर लाने की वजह क्या है? सवाल नंबर 6, ऐसी घड़ी जो पूरी दुनिया में सिर्फ एक पीस हो, उमर फारूक ज़हूर जैसी इंतहाई तजुर्बाकार कारोबारी शख्सियत ने इसे बगैर तहकीक के औने पौने दामों क्यों खरीद लिया? सवाल नंबर 7, मेरे कप्तान का दावा है कि उमर फारूक ज़हूर को यह स्टोरी फीड की गई। क्या उमर फारूक ज़हूर किसी के कहने पर इस इशू को मीडिया में लेकर आए हैं? सवाल नंबर 8, वज़ीर आज़म के मामले खुसूसियत अता तारड़ का दावा है कि उन्हें ज़राए ने कन्फर्म किया है कि फरा गुजर मज़कूरा विजिट में दुबई में ठहरी थी, जबकि ताहिर इमरान की खबर में बताया गया है कि कागजात के मुताबिक वो उसी दिन अमरीका पहुंच गई थी। क्या वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी को गलत रिपोर्ट दी गई? सवाल नंबर 9, अगर वज़ीर आज़म की काबीना के अहम रुकन को गलत रिपोर्ट दी गई तो क्या उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी जिन्होंने ये रिपोर्ट दी? सवाल नंबर 10, अता तारड़ का दावा है कि फरा गोगी एक मारूफ बिजनेस टाइकून का जाती जहाज ऐसे दौरों के लिए इस्तेमाल करती थी। क्या किसी के जाती जहाज पर जाने और आने वालों का रिकॉर्ड नहीं रखा जाता? सवाल नंबर 11, अगर ये बात तस्लीम कर भी ली जाए कि मेरे कप्तान के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान से फरा गोगी के जाने का रिकॉर्ड नहीं रखा गया तो क्या फरा गोगी इतनी बाअसर हैं कि अपने दुबई में दाखिले का रिकॉर्ड भी गायब करा सकती हैं? सवाल नंबर 12,
तहकीकाती सहाफ़ी ताहिर इमरान ने दस्तावेजी सबूतों के साथ अपनी खबर शेयर की है। अगर ताहिर इमरान की खबर हकायक पर मबनी नहीं है तो हुकूमत ने इस खबर की अभी तक तरदीद क्यों नहीं की? सवाल नंबर 13, क्या उमर फारूक ज़हूर तहकीकाती सहाफ़ी ताहिर इमरान की खबर को गलत साबित करने के लिए कोई सबूत दे सकते हैं? सवाल नंबर 14, मेरे कप्तान के शोला बयां तर्जुमान फवाद चौधरी पर हर बात पे फौरी रद्द-ए-अमल देते हैं, लेकिन इस इशू पर वो काफी वक्त से खामोश हैं। अगर उमर फारूक ज़हूर के पेश करदा स्क्रीनशॉट्स जाली हैं तो फवाद चौधरी उनको जाली कहने से क्यों गुरेज कर रहे हैं? सवाल नंबर 15, मेरे कप्तान ने कुछ दिन पहले भी उमर फारूक ज़हूर के इंटरव्यू पर कानूनी कार्रवाई करने का इरादा जाहिर किया था और आज भी उन्होंने अमरीका, बरतानिया और मुत्तहदा अरब अमारात में कानूनी कार्रवाई का इंदिया दिया। क्या ये सियासी धमकी है या मेरे कप्तान वाकई इस पर अमल भी करेंगे? इन तमाम सब ढूंढने की कोशिश करते हैं। दुबई से इस वक्त वो बिजनेसमैन उमर फारूक ज़हूर साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन के ऊपर मौजूद हैं। इन तमाम सवालों को उन्हीं के सामने रखते हैं। उमर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले जो आपकी स्टोरी के हवाले से एक नई डेवलपमेंट है वो ये है कि एक तहकीकाती सहाफ़ी ने ये खबर दी है कि जिन औकात की आप बात कर रहे हैं, जिन दिनों की आप बात कर रहे हैं, फरा खान या फरा उर्फ गोगी उनका जो नाम है, वो उस वक्त दुबई में आई ही नहीं और वो सीधा ट्रांजिट लेके अमेरिका चली गई थी। इस पे क्या कहेंगे आप? जी, मैं यही कह सकता हूं कि जी उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन की होगी मोस्ट लाइकली इनकम्प्लीट की होगी, क्योंकि ये सिर्फ कमर्शियल फ्लाइट के लॉग चेक कर रहे हैं। और आपको तो पता ही है, सोशल मीडिया पे बेतहाशा प्राइवेट जेट्स की तस्वीरें हैं फरा गोगी की, जो वो ट्रिप्स करती रही हैं दुबई के, और बेतहाशा ट्रिप की उन्होंने प्राइवेट जेट से। तो मुझे अपनी क्लैरिफिकेशन इसकी सिंपली यही बनती है जी कि जब इंशाल्लाह ये अब मैटर इन्वेस्टिगेशन में चले गया है और वहाँ पे जो सबूत चाहिए मांगे वो हम देंगे इंशाल्लाह, और जो प्राइवेट ट्रिप्स इन्होंने किए प्राइवेट जेट से वो इंशाल्लाह डिटेल सामने आएंगी और पता चल जाएगा कि जी ये कितनी दफ़ा दुबई आई हैं और कितनी दफ़ा से दुबई से गई हैं। अच्छा उमर साहब, आपने अपने इस पूरे दावे के अंदर अभी तक ये बात कही है कि ये जो ट्रांजैक्शन हुई थी ये अप्रैल 2019 में हुई थी। इज दिस करेक्ट? जी बिल्कुल जी। तो ये एग्जैक्ट ट्रांजैक्शन किस तारीख को हुई थी? अप्रैल के अंदर किस डेट को हुई थी? अभी ट्रांजैक्शन की डेट मैं आपको बैंक रिकॉर्ड से चेक करके दे दूंगा, बट ये इन द फर्स्ट हाफ ऑफ अप्रैल में हुई थी और इसकी ऑलरेडी मैंने अपनी एक एफिडेविट भी दे दी है और इसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी जो है वो मैं आपको दे दूंगा जब मुझे इंक्वायरी टीम बुलाएगी तो। अच्छा, दूसरी बात ये जो आपकी जो ट्रांजैक्शन हुई है उसमें जारी बात है, एक बहुत बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपने इतनी बड़ी पेमेंट उनको की है तो फरा गुजर साहिबा से कोई साइन डॉक्यूमेंट तो आपने लिया होगा कि भाई मैं आपको इतनी बड़ी पेमेंट दे रहा हूँ, इसकी कोई रसीद दें मुझे। देखिए जी, ये घड़ी है, कोई प्रॉपर्टी तो नहीं मैंने खरीदी कि मैं उनके साथ एक कोई एसपीए साइन करूंगा या मैंने कोई टाइटल डीड ट्रांसफर करानी है एक हाथ से दूसरे हाथ। नॉर्मली आइटम्स होती हैं उसकी, और स्पेशली मुझे पता है फरा गोगी कौन है और उन्होंने मुझे बैकग्राउंड भी बताया कि ये अनवांटेड गिफ्ट है, वो बेसिकली ट्रेजरी से उन्होंने खरीदा और वो बेचना चाहती है, वो नहीं रखना चाहती। तो वो उसकी तो कोई ऐसी सच ट्रांजैक्शन की रिकॉर्ड नहीं होता, बट जहां तक रहा कि ये ट्रांजैक्शन हुई है और ये इनके साथ हुई है, उसके जो एविडेंस है वो मैं इंशाल्लाह जब इन्वेस्टिगेशन इसकी टीम बुलाएगी हमें तो मैं उसमें पूरे उनको सारे सवालात के नहीं, लेकिन उमर साहब यहाँ पे जो मामला, अगर वी आर टॉकिंग अबाउट $2 मिलियन तो ये तकरीबन रकम कोई 40 करोड़ पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से बनती है, तो ये तो बहुत बड़ी रकम है। और ये अगर तो आज के ज़माने में 40 लाख की गाड़ी भी आपने लेनी हो तो उसकी भी एक कागजी कार्रवाई तो कंप्लीट होती है कि जी हाँ जी मैंने ये गाड़ी जो है 40 लाख रुपए की फलां आदमी से ली है मैंने। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, गाड़ी जब खरीदते हैं उसकी एक रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर होती है। ये जो गाड़ियां और ये आइटम होती हैं इनकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होती कि जिसके बेसिस के ऊपर आपने जाके कहीं पे इसको रजिस्टर कराना होता है आइटम को कि ये मैंने खरीदी है। ठीक। हेंस जो आप ट्रांजैक्शन की अमाउंट की बात कर रहे हैं जी, मेरा ख्याल है आपको शायद इल्म होगा, मैं खुद एक काफी पुराना वॉच कलेक्टर हूँ। मेरे पास माशाल्लाह से काफी सारी वॉचेज हैं और काफी प्रेशियस वॉचेज हैं, और ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैंने कोई पहली दफा ऐसी चीज खरीदी है।
जो इसकी यूनिकनेस थी वॉच की, वो ही सामने रखते हुए मैंने इसके ऊपर एग्री किया खरीदने को, क्योंकि माशाल्लाह से ये काबा एडिशन थी और एक वाहिद घड़ी है ग्राफ की जो पूरी दुनिया में एक ही पीस है। और मैं इससे फखर भी महसूस करता हूँ कि एज ए मुस्लिम मैंने ये घड़ी खरीदी। ये ही जिस तरीके से ये मार्केट कर रहे थे इस घड़ी को डिफरेंट सोशल मीडिया की वेबसाइट्स पे, और जिस तरीके से ये बायर ढूंढ रहे थे, खुदा ना खास्ता कोई हिंदू, कोई क्रिश्चियन, कोई यहूदी इसको खरीद लेता और इसकी बेअदबी भी करता, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम किसी जगह मुंह दिखाने के काबिल होते। तो आई हैव नो अदर एक्सप्लेनेशन टू एक्चुअली उमर साहब, मेरा ख्याल में जो कंटेस्ट किया जा रहा है ना, जो कंटेस्ट किया जा रहा है वो ये है कि जिस वो जो मतलब खास तौर पे इमरान खान साहब के करीबी ज़राए जो कंटेस्ट कर रहे हैं वो ये है कि वो ये कहते हैं कि ये ट्रांजैक्शन जो भी हुई है ये रीसेंट हुई है, और आपने रीसेंट, और इसके अलावा वो जो सर्टिफिकेट भी आपने एक दुकान का जो जिस पे आपने वैल्यूएशन करवाई है वो भी इसी महीने में जिस दिन एक्चुअली आप उस प्रोग्राम में बैठे थे उसी दिन वो लेटर जारी हुआ है। व्हाट दे आर कंटेस्टिंग इज कि ये ट्रांजैक्शन 2019 में नहीं हुई, ये रीसेंट आपने एक्चुअली किसी और से लिए। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। अच्छा चले, लेट्स गेट देयर। पहले इन्होंने बात कही कि ये घड़ी एक यहाँ पे घड़ियों की दुकान ने बेची है, ठीक है ना जी। कल उन्होंने अपना डिनाइल दे दिया, ये ना ही कभी हमने खरीदी है और ना ही कभी हमने बेची है। और ऑब्वियसली मैंने जब उनसे राब्ता किया और मैंने उनको इस चीज का पूछा कि जी ये मेरी प्रॉपर्टी और आप कैसे कह रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी आपने खरीदी और बेची है, जबकि आपने इसमें आपका कोई लेन देन नहीं था, तो उन्होंने इमीडिएटली उस चीज की करेक्शन की। उनके वेबसाइट पे जो तस्वीर लगाई हुई थी वो उन्होंने उतारी और उन्होंने बताया कि जी हमें ये मार्केटिंग पर्पसेस के लिए दी हुई थी कि ये हमें कोई क्लाइंट अगर आपके पास हो तो वो हमें ढूंढ के दें। और उन्होंने एक डिस्क्लेमर भी दिया और साथ में एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी दी। अब आ जाके बात रहती है कि जो आर्ट ऑफ टाइम जिसकी ये इन्होंने कच्ची रसीद हाथ से बना के दी हुई है उसकी क्या ऑथेंटिसिटी है, क्या वो भी रसीद जेन्युइन है या जाली है, वो उसका भी इंशाल्लाह आपको जवाब मिल जाएगा, क्योंकि जो आर्ट ऑफ टाइम के ओनर्स हैं। नहीं, मैं उमर साहब उनकी जो स्टोरी है, मैं आपको बता देता हूँ, मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग जो उनकी साइड ऑफ द स्टोरी जो वो दे रहे हैं, आई एग्री विद यू, उसके अंदर बहुत से लूप होल्स हैं, लेकिन आपकी जो स्टोरी है उसके अंदर जो पंचेस डाले जा रहे हैं उसमें अभी तक सवाए इस घड़ी के और आपने जो बयान दिया है इसके अलावा वी डोंट हैव एनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। यहां तक कि फवाद चौधरी ने भी जो आपके साथ चैट किया है व्हाट्सएप के ऊपर, मैं जब उसको स्टडी करता हूं तो उसके अंदर भी ही सीम सरप्राइज्ड कि घड़ी इस वक्त आपके पास है। उसमें आप खुद भी लिख रहे हैं कि यस आई हैव बॉट द वॉच, लेकिन इज देयर एनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, एनी सॉर्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस जिसके अंदर यह पता लगे कि यह ट्रांजैक्शन 2019 में हुई है? जी बिल्कुल, मेरे पास जो भी एविडेंस है मैं इन्वेस्टिगेशन टीम को दूंगा, क्योंकि आई डू नॉट वांट टू नाउ स्टार्ट पब्लिशिंग दिस एविडेंस ऑन मीडिया कि इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है कॉम्प्रोमाइज हो। और जब मुझे बुलाया जाएगा मैं सारे डॉक्यूमेंटेशन, जो भी एविडेंस मेरे पास है, जो भी फ्लाइट लॉग्स हैं, जिस तरह ये आई, जिस तरह ये गई, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है इंक्वायरी टीम को मिल जाएगी। अच्छा, ये बताइए कि जब ये ट्रांजैक्शन हुई है, जिस दिन आपने इनको ये पैसे दिए हैं, उससे पहले कितनी मुलाकातें आपकी हुई फराह गुजर से? नहीं जी, ये मेरी पहली और वाहिद एक मुलाकात थी जिसमें मुझे जो शहजाद अकबर साहब उन्होंने मुझे रेफर किया था इनसे मिलने को, और ये बेसिकली लेके आई थी ये आइटम्स, और इन्होंने मुझे जब दिखाया और मैंने अपनी क्लैरिफिकेशन भी दी है इसमें, मैंने इसकी जाके पहले ग्राफ से वेरिफिकेशन की इसकी जेन्युइननेस। ये सब कुछ एक ही मीटिंग में हो रहा है, ये मतलब एक पहली मीटिंग के अंदर ही एवरीथिंग इज हैपनिंग एट द सेम टाइम, मतलब इसमें दिनों का फर्क नहीं है, घंटों का फर्क नहीं है। ग्राफ की दुकान पे सेम डे वेरिफिकेशन की थी और फॉलोइंग डे उनको पेमेंट की थी। जी बिल्कुल ऐसी बात। और ग्राफ ने आपको इस सिलसिले में कोई डॉक्यूमेंट्री, मतलब जिस तरह आपने ये एक दूसरा लेटर निकलवाया, क्या ग्राफ ने भी एक्चुअली आपको कोई लेटर दिया था कि जी वी थिंक कि इसकी ये वैल्यू है? नहीं जी, बेसिकली उनके पास बेतहाशा घड़ियां हैं सिमिलर टाइप की, इस तरह की नहीं है, यूनिक मास्टर पीसेस नहीं है। ठीक है। बट जब रफली उन्होंने मैंने पूछा कि सिमिलर वॉच जो कि ऑब्वियसली मास्टर पीस नहीं है, मिलती जुलती हो, तो ये कितने की होगी, तो उन्होंने जब मुझे प्राइस इसकी बताई तो आई वाज क्वाइट स्टन कि ये मतलब एक प्राइसलेस पीस है। इनफैक्ट ये क्योंकि मैं घड़ियां खरीदता रहता हूँ, मुझे भी पता है इसकी यूनिकनेस का, और इसकी प्राइस जो है ये किस किस्म की प्राइसलेस वॉच है। ये कोई शौकीन बंदे पे डिपेंड करता है कि वो जो मर्जी इसकी कीमत दे सकता है। ठीक है, आई एग्री विद यू। मैं इसकी क्लैरिफिकेशन दूसरी आपको बता दूं, ये जो
आपको जो ऑफर लेटर जो मुझे मिला हुआ है टाइमिंग स्टाइल से, ये मुझे एक्चुअली एक ऑफर आई है $12 मिलियन के लिए। $12 मिलियन एक क्लाइंट देने के लिए तैयार है, जिसमें इन्होंने असेस किया और उन्होंने मुझे कहा है कि जी ये असेसमेंट है और अगर आज आप ये कड़ी बेचना चाहते हैं तो हम आपको $12 मिलियन दे सकते हैं। तो मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ, ये शौक के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन कितना शौकीन है और किस किस्म का कलेक्टर है। आप उमर साहब आपने जिस तरह खुद बताया कि आप एक बहुत बड़े कलेक्टर हैं और भी बड़ी एक्सपेंसिव वॉचेस आपके पास हैं, और आई एम प्रीटी श्योर कि आपने उनको घर में बड़े सेफ किसी जगह पे या कहीं पे आपने उनको रखा होगा, क्योंकि जाहिर बात है एसेट्स हैं ये आपके, ऐसे ही है जी। तो जी बिल्कुल। इस पे जुल्फी बुखारी साहब ने एक्चुअली एक पॉइंट रेस किया। उन्होंने कहा कि जी अगर ये सारा कुछ हुआ है, ये सारी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, दुबई में तो हर जगह सीसीटीवी कैमरास होते हैं, फराह गोगी अगर आपके पास आई हैं मिलने के लिए तो किसी सीसीटीवी कैमरे में तो नजर आ रहा होगा कि आपके साथ ये आई हैं, आपके घर आई हैं, आपसे मुलाकात की है, ऐसी कोई फुटेज है आपके पास? जी बिल्कुल, मैं जी इंतजार कर रहा हूँ ये मुझे सू करें, मुझे लोग बुलाएं, इन्वेस्टिगेशन शुरू करें तो मैं फिर उनको दिखा सकूं कि जी ये कैसी आई थी, कितने बजे आई थी, कहाँ आई थी और कहाँ पे मुझे मिली थी। ठीक है, ठीक है। और जब आपने इतनी बड़ी पेमेंट उनको की थी $2 मिलियन की, तो आपने ये सवाल उनसे किया था कि बीबी आप इसको वापस किस तरह लेके जाएंगी पाकिस्तान? नहीं जी, उन्होंने इंसिस्ट किया जी कि मुझे पैसे दुबई में ही चाहिए। मोस्ट लाइकली उनकी कोई रिक्वायरमेंट होगी दुबई में पैसे पे करने की, या अपने तरीके से वो वापस लेके जाना चाहती हैं। एज फार एज आई नो उनकी यहाँ पे शायद घर भी है एमिरेट्स सेल्स में, शायद इन्होंने कोई यहाँ पे पेमेंट करनी होगी। आई हैव नो आइडिया जी उन्होंने वापस कैसे लेके गए हैं, यहाँ पे रखी। सर ये जो स्क्रीनशॉट्स फवाद चौधरी साहब के साथ आपकी चैट के जो सामने आए हैं, इट लुक्स के आपका उनके साथ इंटरेक्शन पिछले 2-3 साल से तो एटलीस्ट कम से कम है, जो मैं स्क्रीनशॉट से मैं देख रहा हूँ। इज दैट करेक्ट? जी बिल्कुल जी। अच्छा, तो इसके अंदर सर एक जगह के ऊपर स्पुतनिक की जो वैक्सीन है उसके बारे में भी गुफ्तगू होती है आपकी फवाद चौधरी साहब के साथ। वर यू गोइंग टू प्रोवाइड द स्पुतनिक वैक्सीन टू पाकिस्तान? जी, I had the agency, not me but my office had the agency to represent Sputnik for Pakistan। और फवाद चौधरी जब यूएई आए तो मेरी इनसे डिस्कशन हुई तो उन्होंने कहा था कि जी मैं आपको इसकी रजिस्ट्रेशन जो कि इमरजेंसी यूज अप्रूवल होती है, जब रजिस्ट्रेशन करते हैं इसकी इंपोर्टेशन के लिए, उसमें मैं आपको हेल्प आउट कर दूंगा। और फिर आपने प्रोवाइड की पाकिस्तान को ये वैक्सीन? जी बिल्कुल जी, हम लेके आए थे ये वैक्सीन, वन ऑफ द वैक्सीन्स इन द मिक्स जो थी इस्तेमाल हुई और काफी बड़ी मकदार में इस्तेमाल हुई। कोई रफली कोई आइडिया कितनी? आई थिंक ये हेल्थ मिनिस्ट्री के पास रिकॉर्ड होगा एग्जैक्टली कितने। अच्छा, आपको अभी याद नहीं? इसके अलावा भी मैं देख रहा था कि इसके अलावा भी चंद ट्रांजैक्शंस के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। EA स्पोर्ट्स के हवाले से, आई बिलीव ये गेमिंग के हवाले से कोई प्रोजेक्ट था जिसमें आप अपना एक MOU उनको भेज रहे हैं, इज दैट करेक्ट? जी, मेरे जो बिजनेस पार्टनर है उनकी एक ई स्पोर्ट्स की कंपनी है जो कि उन्होंने कहा था कि जी आप पाकिस्तान से कोलैबोरेशन करें और मैं आपके साथ हेल्प आउट करता हूं कि मैं आपको फैसिलिटेट करता हूं, यहाँ पे आए बिजनेस करें। और उसके सिलसिले में ये डिस्कशन हुई थी। और इनफैक्ट मैं प्रेसिडेंट अलवी साहब से भी मिला था जब वो दुबई आए थे, उन्होंने भी हमें इन्वाइट किया इस पाकिस्तान में ये इवेंट करने के लिए, जो कि हमने किया। और उस इवेंट पे जो है जुल्फी बुखारी साहब और फैसल साहब और सेनेटर शहजाद साहब हैं, वो चीफ गेस्ट बन के आए और उन्होंने काफी हमें सपोर्ट किया। अच्छा उमर साहब, 2019 में आपके मुताबिक 2019 में जब ये ट्रांजैक्शन हुई है, ऑब्वियसली आपने इमरान खान साहब की घड़ी अपने पास रखी है और जाहिर बात है एक एसेट भी है, बड़ी एक्सपेंसिव घड़ी है जो आपके पास एक एसेट के तौर पे है। इस सारे अरसे में 2019 से लेकर 2022 तक आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा को ये बात बताई कि इमरान खान साहब की घड़ी मेरे पास है इस वक्त? नहीं जी, मुझे कोई शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। इस तरह के कलेक्टर्स आइटम जो है बंदा अपने यू कीप इट क्लोज टू योर हार्ट, बट नेवरदलेस मुझे जब ये अभी रिसेंटली तोशा खाना का मसला खड़ा हुआ तो आई रियलाइज कि ये इन्होंने जो ट्रांजैक्शन मुझसे की और जो ट्रांजैक्शन दिखाई है वहां पे, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। और इसी वजह से आई फेल्ट कि ये दिस इज अ वेरी अनएथिकल थिंग। और I came forward and I clarified my position कि जी I am the buyer and I showcased the watch।
और आप मतलब ये तो अजीब बातें कर रहे हैं लोग कि जी ये घड़ी हमने आर्ट ऑफ स्टाइल को बेच दी थी और 5.5 करोड़ की बेची। इसकी तो दो कफ लिंक नहीं है तो 5.5 करोड़ की। ये जो ग्राफ की घड़ी होती है, ग्राफ के जो ज्वेलरी है ना, इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव ज्वेलरी इन द वर्ल्ड। आप चले जाए इनकी वेबसाइट पे, आपको दो कफ लिंक्स जो हैं वो 5.5 करोड़ के नहीं मिलेंगे। तो ये किस तरीके से क्लेम कर रहे हैं कि जी हमने एक कंपनी को 5.5 करोड़ का पूरा सेट बेच दिया। अच्छा, आप बिकॉज यू टॉकिंग अबाउट क्लैरिफिकेशन, उमर साहब, एक और इल्जाम जो आपके ऊपर लगाया गया है पीटीआई की जानिब से वो ये है कि जनाब आप तो आपके अगेंस्ट तो नॉर्वे के अंदर भी जो है वो खबरें आपके खिलाफ लग चुकी हैं, वहां पे भी कई ऐसे स्कैंडल्स में आपका नाम जो है वो रहा है, कई सहाफियों ने जो है इसे पिन पॉइंट किया है, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? जी नॉर्वे में जी अनफॉर्चुनेटली एक टैबलॉइड है और एक पर्टिकुलर जर्नलिस्ट है, वो कई अरसे से पाकिस्तानियों को टारगेट करते आ रहे हैं और मैं भी उनमें से एक हूँ, जिनको उन्होंने एक बेसिकली कैंपेन बनाई हुई है, डिफेमेटरी कैंपेन। और वो कोई ऐसी क्रेडिबल अखबार नहीं है, टैबलॉइड है, और वो आए दिन पाकिस्तानी इन पर्टिकुलर लोगों को तंग करते रहते हैं। और वो जर्नलिस्ट हैं, वो खुद भी बड़े ड्यूबियस कैरेक्टर हैं, उनके ऊपर अपने केसेस बने हुए हैं और वो ऑब्वियसली उनके आर्टिकल्स की क्या क्रेडिबिलिटी होगी जो कि ये लेके फिर रहे हैं सोशल मीडिया पे और उन आर्टिकल्स का रेफरेंस दे रहे हो, उसके बेसिस के ऊपर मुझे डिफेम कर रहे हैं। जी उमर साहब, ये कमिंग बैक टू द चैट, इसके अंदर आप एक जगह पे फवाद चौधरी साहब से गुफ्तगू कर रहे हैं नए इंटीरियर मिनिस्टर के हवाले से, एंड आई बिलीव कि उस वक्त शेख रशीद अहमद साहब नए इंटीरियर मिनिस्टर बने थे। जी, जब शहजाद अकबर को हटाया तो शेख रशीद को लेके आए। तो जब मैंने फवाद से बात की थी शहजाद के बारे में कि ये मेरे खिलाफ ऐसे उल्टे सीधे केसेस बना रहा है, तुम बात करो, तुम भी सीनियर पार्टी मेंबर हो, कैबिनेट के हिस्सा हो, तो इसने कहा कि यार मेरे इज अबव मी, मैं उससे जो है ना मेरे से वो ऊपर है और मेरे से ज्यादा पावरफुल है, मैं उससे बात नहीं कर सकता। अगर मैंने इंटरवीन किया तो कहीं मेरी अपनी वजारत ना जाती रहे। अच्छा, तो फिर जब ये हटा वहां से तो मैंने उसको कहा चलो अब तो तुम्हारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि अब वो नहीं वहां रहा, तो हैंड साहब तो तुम बात कर सकते हो, जो नया मिनिस्टर आया। तो उसने फिर आगे से ये जो चैट के ऊपर जवाब है वो आपके पास ही है, मुझे तो अच्छा नहीं लगता कहते हुए, आप खुद ही पढ़ के सुना दें। उन्होंने कहा जी ही इज डमी, हैव स्पोकन टू इंटीरियर सेक्रेटरी। तो आपने बेसिकली लग यही रहा है कि फवाद चौधरी साहब को आप कह रहे हैं कि जी मेरा जो इशू आया हुआ है उसको प्लीज रिजॉल्व करें, तो आपका इशू कुछ रिजॉल्व हुआ फिर? नहीं जी, कुछ भी नहीं रिजॉल्व हुआ, और जिस तरह उन्होंने ये बताया था उसी तरह ये चीजें चलती रही। मैंने तो कोर्ट ऑफ लॉ से अपने चीजों को ठीक की है, ठीक करवा रहा हूँ और करवाया है और करवा रहा हूँ और करवाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया उमर फारूक साहब आपका, थैंक यू मच, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, उमर फारूक साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने उनका मौक़िफ़ भी इस सारे मामले में सुन लिया। फैसला आपने करना है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। साथ ही साथ इमरान खान साहब ने आज तारीख का ऐलान कर दिया है, किस दिन पिंडी पहुँचना है। 26 तारीख का ऐलान किया गया है, अगले हफ्ते को पिंडी पहुँचने का वो इरादा रखते हैं। तफसील से इसके ऊपर भी ज़रा बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले उमर फारूक साहब हमारे साथ मौजूद थे। मैंने उनके सामने ये सवाल रखा कि फराह गोगी के ट्रैवल रिकॉर्ड के मुताबिक वो दुबई नहीं गई, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे पास सबूत मौजूद हैं, मैं वीडियो फुटेज भी जारी कर सकता हूं, मेरे पास और भी बहुत से सबूत हैं, अगर मेरे पे केस किया जाता है तो तमाम सबूत जो है वो मैं पेश कर दूंगा। ताहिर इमरान साहब जो तहकीकाती सहाफ़ी हैं, कल हमारे शो में तशरीफ़ लेकर आए थे और उन्होंने ये खबर दी थी कि ऐसा कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। ताहिर इमरान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, दोबारा उनका मौक़िफ़ लेते हैं। ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने शो में हमें वक्त दिया। उमर फारूक साहब ये कहते हैं कि जी वो प्राइवेट जहाज़ के ज़रिए यानी चार्टर प्लेन्स के ज़रिए जो हैं बहुत दफ़ा दुबई आ चुकी हैं, और उसका रिकॉर्ड अगर आप ढूंढें तो आपको काफ़ी रिकॉर्ड जो है वो मिल सकता है। लेकिन आपने जो तफसीलात शेयर की थी वो कमर्शियल फ़्लाइट की, और मेरे ख्याल में इत्तेहाद एयरलाइंस की जो फ़्लाइट थी उसकी तफसीलात आपने शेयर की थी। अब इस नुक्ते के ऊपर आप क्या कहेंगे? मंसूर, देखें, उमर फारूक ज़हूर साहब का जो जी चाहता है वो कहते रहे। हमने सॉलिड डेटा, हुकूमत पाकिस्तान का डेटा, अमेरिकन होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का सर्टिफाइड डेटा, मैंने आपके प्रोड्यूसर को उसका लिंक प्रोवाइड किया है, उसके स्क्रीनशॉट्स प्रोवाइड किए हैं। अगर आपका उमर फारूक साहब दोबारा आपके शो पे आते हैं, आप उनको लाइव दिखा सकते हैं फराह गोगी का अमेरिका में आमदोरफ्त का डेटा जो है वो। तीसरे नंबर पे फराह गोगी सिर्फ जो मफरूजा ये बयान कर रहे हैं, अगर वो कोई खलाई मखलूक हो या कोई जिन्नाती पावर्स उनके अंदर आ जाए
तो तब वो जा सकती हैं। जिन्नाती पावर में दोनों सूरतों में कह रहा हूँ, यानी मैं डुअल मीनिंग्स के साथ कह रहा हूँ कि या तो उनके पीछे को बहुत ही मजबूत पावर है जो यहां से जाने में उनका सारा डेटा वाइप कर दे और वहां दुबई में आमद पे डेटा वाइप कर दे। लेकिन कल आपके प्रोग्राम में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की अताउल्लाह तारड़ साहब ने। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने ट्रांजिट एक्सटेंड किया उस दौरान में। तो मसला ये है कि अमेरिका का डेटा, होमलैंड सिक्योरिटी का डेटा झूठ नहीं बोल सकता। पाकिस्तान में आप कह सकते हैं कि प्राइवेट जेट और ये सब वो सब, हमने प्राइवेट जेट्स जिनके बारे में बात की है उनका डेटा भी अपनी स्टोरी में डाला है। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का डेटा भी है। तो अब इतना सारा डेटा झूठ कैसे बोल सकता है? और ये साहब जो कोई प्रूफ देने को तैयार नहीं है, आखिर ये ही सच्चे कैसे हो सकते हैं? अच्छा, तो मतलब ऐसी कोई मुमकिनात है ही नहीं कि उन्होंने जो है वो किसी प्राइवेट जेट के थ्रू भी अगर ट्रैवल किया हो तो उसका डेटा मौजूद ना हो, ये पॉसिबल नहीं है आप फरमा रहे हैं। प्राइवेट जेट के जरिए जाएं, हेलीकॉप्टर के जरिए जाएं, बोट के जरिए जाएं, आपको पासपोर्ट पे एग्जिट स्टैंप लगवानी पड़ती है। मलिक रियाज छोड़े, बुशरा बीबी छोड़े, जो मर्जी हो उसको इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। उनको सिर्फ इतनी सहूलत मिल सकती है कि इमिग्रेशन वाला आके गाड़ी में उनकी फोटो ले लेता है और वो सब। जिस तरह की आपकी फोटो इमिग्रेशन काउंटर पे खींची जाती है, इसी तरह की किसी भी प्राइवेट जेट ओनर के, पायलट, कैबिन क्रू सबकी खींची जाती है। इससे कोई मुस्तस्ना नहीं है। ये ट्रैवल हिस्ट्री है और ये इंटरनेशनल कन्वेंशंस का हिस्सा है। इस पे पाकिस्तानी हुकूमत यूनिलैटरली किसी इंडिविजुअल के लिए बाईपास नहीं कर सकती। यानी इवन जो स्पाइज हैं, जो जासूस है, उनका डेटा भी होता है और साबित हुआ है। जैसे मसलन रशिया के जासूस जो थे, उनकी फोटोएं सामने आना शुरू हुई, तो ये पब्लिक ट्रैवल डेटा से सामने आना शुरू होगी। तो मैं तो कहता हूं कि आप डेमोन्स्ट्रेट करें अपने ऑडियंसेस के लिए। अमेरिका का डेटा की लिंक मैंने दे दिया है, आपको VPN लगाना पड़ेगा, आप फराग गोगी का पासवर्ड डालें, अभी पता चल जाएगा कि 3 तारीख को वहां से पहुंची है, 20 को वहां से निकली है। तो दुबई में ट्रांजिट कैसे ले लिया जब आपका रुकना ही दुबई में? साहब आप मुझे VPN इस्तेमाल करने का काम जो है वो ऑन एयर मुझे सजेस्ट कर रहे हैं, ताकि आप चाहते हैं मेरा शो भी बंद हो और मैं खुद भी अंदर जाऊं। नहीं मंसूर, VPN में इसलिए कह रहा हूं कि उसके ऊपर आप इनसाइड अमेरिका एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं भी अमेरिका से बाहर एक्सेस नहीं कर सकता, तो मुझे अमेरिका के अंदर से एक्सेस के लिए VPN इस्तेमाल करना पड़ेगा। आई नो, आई डिडंट मीन एनीथिंग एल्स। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपका। नाज़रीन, तहकीकाती सहाफ़ी ताहिर इमरान साहब अपनी स्टोरी के साथ कायम हैं। वो यही फरमा रहे थे कि अगर तो उन्होंने ट्रैवल किया है फराग गोगी ने, तो उसका डेटा वहाँ पे मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल, जहाँ पे ट्रैवलिंग की बात हो रही है, तो इमरान खान साहब भी अब ट्रैवल करने का इरादा रखते हैं। फाइनली सेहतियाब होना शुरू हो चुके हैं। आज उन्होंने तकरीर की और ख़िताब के दौरान उन्होंने फरमाया कि 26 तारीख को मैं पिंडी पहुँच रहा हूँ। अपने तमाम कारकुनों को उन्होंने हिदायत जारी कर दी है। ये कहा जा रहा है कि ज़िलाई तंजीमों को भी कह दिया गया है कि 15 से 20 लाख लोग पिंडी पहुंचने चाहिए और इसके लिए तमाम लोग जो हैं PTI के अंदर वो अगले 1 हफ्ते के अंदर पूरी तरह तैयारी करें। आखिर क्या होने जा रहा है, मजीद इस पर बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हिना परवेज़ भट्ट साहिबा इस वक्त मेरे साथ ही स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं और सीनियर तज्जियाकार आमिर ज़िया साहब भी हमें शो के अंदर ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। हिना भट्ट साहिबा, बहुत बड़ा जम्मे गफ़ीर 15 से 20 लाख लोगों का आने वाला है विफाक के पास और आप लोगों के लिए बहुत बड़ी मुश्किल इमरान खान साहब खड़ी करने का इरादा रखते हैं। क्या तैयारी है आप लोगों की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल मंसूर, मैं यही सोच रही थी कि वो पिंडी के इतने आसपास हैं और उनको 26 तक इतने दिन क्यों लगेंगे पहुंचते। एक तो ये बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि वाई, एंड दूसरी बात कि आपने आज IG इस्लामाबाद की रिपोर्ट देखी, उन्होंने कहा कि 35 पॉइंट्स अगर ये पूरे कर देते हैं तो फिर ओके, इनको लॉन्ग मार्च को एक गारंटी देनी है इन्होंने। बट क्वेश्चन मार्क मेरा यही होता है कि आपको पता है कि एक अहम तैनाती जो है उसकी डेट्स भी इर्द गिर्द है। तो क्या 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो मुझे लगता है, आपको पता है कि लॉन्ग मार्च हैज़ फेल्ड एंड दे फेल्ड टू गैदर पीपल फर्स्ट ऑफ ऑल। ना इनके लोग इकट्ठे हुए हैं और बिल्कुल इमरान खान साहब ज़ख्मी भी हो गए, इसलिए वर्क फ्रॉम होम जो उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो एक तो ये कि मुझे लगता है पॉपुलैरिटी वैसे भी कम हुई, लोग नहीं निकल रहे और लॉन्ग मार्च वैसे ही अनसक्सेसफुल हो गया और उसके पर लोग नहीं निकले। लेकिन दूसरी बात, जहाँ तक जो असलियत है कि ये मुल्क के अंदर एनार्की फैलाना चाहते हैं, ये मुल्क के अंदर फितना फसाद क्रिएट करना चाहते हैं। ये आपने वो 35 पॉइंट्स में देखा भी होगा। उन्होंने सबसे पहले कहा कि जब एक रिपोर्ट एग्जिस्ट करती है जिसमें इमरान खान ने
कि अपने वजीरों ने अली अमीन गंडापुर और फैसल वाडा ने कह दिया ये खूनी मार्च है, लोग एमिनेशन लेके खड़े होंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन मार्क इज क्या ये हिफाजती ज़मानत देने को तैयार है? पहली बात। दूसरी बात, अगर फ्रेश इलेक्शन ही बात है तो फ्रेश इलेक्शन तो एक हफ्ते के बाद भी हो सकता है, 26 की डेट ही क्यों दे रहे हैं? इंटरेस्टिंग पॉइंट, इस पे जरा कमेंट लेना चाहूंगा मैं। आमिर ज़िया साहब, हिना साहिबा जो ये नुक्ता उठा रही हैं, ये कई तज्जियाकार इस टॉपिक के ऊपर जो है वो रोशनी डाल चुके हैं कि ये इलेक्शन का मामला नहीं है, ये एक्चुअली अहम तैनाती का मामला है। उसी के इर्द गिर्द इनकी डेट्स अनाउंस हो रही हैं, उसी के इर्द गिर्द जो है ये मार्च प्लान होता है। कभी ये मार्च जल्दी होता है, कभी ये एक हफ्ता डिले हो जाता है, फिर इसमें गैप आता है, कभी ये स्लो हो जाता है। आप भी यही समझते हैं कि ये मार्च एक्चुअली अहम तैनाती से ही रिलेटेड है? सिर्फ देखिए तैनाती की बात नहीं है, ये देखिए जब भी कोई मुकाबला होता है मंसूर साहब, उसमें जो है जो आपका राइवल होता है वो आपकी विकेट पे तो आके नहीं खेलता, वो अपनी जगह का अपने वक्त का खुद तयन करता है। ज़ाहिर है अगर नून लीग को हुकूमत को एक कुछ दिन सूट करते हैं तो इमरान खान ज़ाहिर है उस प्रोग्राम को अपसेट करना चाहेंगे, वो अपनी डेट्स पे खेलेंगे। एक बात। दूसरी बात है कि जो अहम तरीन तैनाती यानी कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तैनाती का मामला है, वो तो ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि जी मंगल बुध जुमेरात तक निमट चुका होगा। इमरान खान साहब पहुंचेंगे सैटरडे को वहां पर, हफ्ते को, तो वो मामला तो हो गया होगा। मैं ये देखता हूँ कि पाकिस्तान जो है उसके नाजुक दौर से भी गुजर रहा है, लेकिन बड़े फैसला कुन दिन आ गए हैं। इमरान खान क्यों दबाव बढ़ा रहे हैं? वो समझते हैं कि जब फौज की नई क़यादत आएगी वो यकीनन जो है एक कहते हैं ना कि कोर्स करेक्शन की तरफ जा सकती है। कोर्स करेक्शन से मुराद ये कि इस मुल्क में जितना ज्यादा इस वक्त एक कहते हैं ना कि सियासी महाजराई जारी है, जिस तरह से अदम इस्तेकाम है, तो उससे हर पाकिस्तानी फिक्रमंद है, इदारे भी फिक्रमंद होंगे, तो इदारों का फिर ये जिम्मेदारी आ जाती है और पाकिस्तान के अवाम जो है वो देखते हैं पाकिस्तान फौज की तरफ इस क्राइसिस को। आमिर साहब ये जो लफ्ज आपने इस्तेमाल किया कोर्स करेक्शन तो वहां पे होती है जहां पे कोई गलती हो चुकी हो, तो क्या पहले कोई कोर्स गलत था? देखिए ना, बहुत सारे पाकिस्तानियों की ये राय है, मतलब है कि जो उसमें तब्दीली आई है अप्रैल में, और उसकी वजह से हम देखते हैं कि जो है हमारे इदारे मुतनाज़ा भी बने, उन पर तनकीद भी हुई, तो और उसमें बहुत सारे लोग वो लोग हैं कि जो हमेशा से पाक फौज के बड़े पुरजोश किस्म के हामी रहे, जज्बाती हामी रहे, और आज भी हैं वो, ये मैं नहीं समझता। तो उनका वो शिकवा शिकायत है, वो समझते हैं कि एक पाकिस्तान आर्मी का जहाँ पे कश्मीर पे एक नैरेटिव है, भारत के ऊपर एक नैरेटिव है, उनका एक एंटी करप्शन नैरेटिव पाकिस्तान की डोमेस्टिक सियासत में इन्होंने बिल्ड किया था, और लोग समझते हैं, बाज लोग परसेप्शन की बात मैं कह रहा हूँ, अब उस परसेप्शन के हवाले से लोग समझते हैं कि उसमें क्लाइम डाउन हुआ है, तो इस परसेप्शन को पाक फौज को दूर करना चाहिए। जो गलत फहमी बहुत सारे मतलब है सादा दिल लोगों में आ गई है, उधर है वो पाक फौज के हिमायती भी हैं, उसके हामी भी हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि अवाम और फौज एक दूसरे से दूर हो, लेकिन ये जो एक गलत फहमी हो गई है उसका दूर करना जो है उधर इदारों को एक पहलकारी करनी होगी। और पूरा ये जो नैरेटिव बिल्डिंग है कि लोगों में ये तासुर जा रहा है कि कल तक हमारे इदारे जो थे, लेकिन आमिर साहब क्या इमरान खान साहब का बेसिकली सारा मुतालबा सिर्फ ये नहीं है कि इनको उठाइए और मुझे बिठाइए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं, इमरान खान का मुतालबा तो इंतखाबात है ना, वो ये तो नहीं कह रहे कि आप मुझे बिठाएं, वो ये नहीं कह रहे कि जो मेरे इत्तेहादी छोड़ के चले गए MQM और बाप मेरे साथ मुझे वापस कर देती, तो कोई बात नहीं की उन्होंने, वो तो कह रहे इंतखाबात हो, जब इंतखाबात होंगे तो मैदान सबके लिए खुला होगा, वो जनाब लेवल प्लेइंग फील्ड नून लीग को भी मिलेगी, पीपल्स पार्टी को भी मिलेगी, तो ये तो उनका मुतालबा ही नहीं है जी। और जिन इलेक्शंस की आप बात कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून आज से चंद माह पहले तक, बल्कि इस साल के आगाज में खुद भी यही इलेक्शंस डिमांड कर रही थी, तो अगर आज इमरान खान साहब ये डिमांड कर रहे हैं तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है? बेहतर ये नहीं है कि अवाम के जाया जाए और अवाम फैसला कर लें? हिना भट्ट साहिबा इसके ऊपर क्या जवाब देती हैं? मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद ये सवाल उनके सामने रखते हैं और देखते हैं वो क्या जवाब देती हैं। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले आमिर ज़िया साहब ने कहा कि इमरान खान साहब की एक ही डिमांड है और वो है इलेक्शन की। मुस्लिम लीग नून इस साल के आगाज़ में खुद भी इलेक्शन ही डिमांड करती थी इमरान खान साहब से, लेकिन हुकूमत में आने के बाद अब उनका ये कहना है कि इलेक्शन होंगे तो मुकर्ररा वक्त के ऊपर ही होंगे। हिना भट्ट साहिबा, आज इमरान खान साहब ने एक्चुअली ये बात कही अपनी तकरीर के अंदर कि ये मत समझिएगा कि अगर हम पिंडी आ गए और वहाँ पे हमने जलसा कर दिया तो उसके बाद हमारी ये तहरीक जो है रुक जाएगी, तहरीक जारी रहेगी जब तक हमें इलेक्शन नहीं मिलते। तो ये प्रेशर तो आप लोगों के ऊपर बिल्ड होता रहेगा और इन अ वे वो इनडायरेक्टली अपनी इलेक्शन की कैंपेनिंग भी कर रहे हैं। मंसूर, आई थिंक इमरान खान को भी और उनके जितने भी सपोर्टर्स हैं उनको ये पता चल गया है कि अब उसने कभी पावर में दोबारा नहीं आना। तो आई थिंक कि अभी इससे पहले आपको पता है कि 2014 में भी चीनी सदर का दौरा इन लोगों ने मुलतवी किया था
और अभी भी लॉन्ग मार्च की वजह से सऊदी वली अहद का जो दौरा था वो हालांकि उन्होंने स्टेटमेंट फ़र्क जारी की है, लेकिन आई पर्सनली थिंक कि मुल्क के अंदर एनआरकी और इंतशार की जब फिजा होती है तो इस तरह की डिप्लोमेटिक जो आपके रिलेशंस होते हैं और G20 कॉन्फ्रेंस में शिरकत करनी नहीं, थी बाली के अंदर, अगर आप इसकी जब देखेंगे ना विद टाइम आप देखेंगे कि इट हैज़ टू बी लिंक्ड विद दिस, बट द थिंग इज़ कि देखें इसको पता है इसने दोबारा पावर में नहीं आना, इसको पता है कि अब मैं जिस तरह इंतशार फैला लूँ मैं फैला लूँ। अब मुझे ये बताएं कि अगर ये 6 घंटे का सफ़र 1 महीने में ये तय नहीं कर सके, अभी भी ये 26 को वहाँ पहुँचेंगे, इसका क्या मतलब है? जानबूझ के जिस तरह हम अभी कह रहे हैं कि ये तैनाती के साथ या ब्लैकमेलिंग या प्रेशर टैक्टिक्स ऐड कर रहे हैं, तो ये बात तो क्लियरली है कि ये फ्लॉप होगी इसकी लॉन्ग मार्च, और आप देख लें कि ये प्रेशर ऐड करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन व्हाट आई पर्सनली फील कि 2-3 चीज़ें कि एक तो इन्होंने कोशिश की कि मुल्क की डिफ़ॉल्ट वाली प्रोपेगेंडा जो आज आपने पता नहीं फॉलो किया कि नहीं, इसाक डार ने बहुत क्लियरली आज स्टेटमेंट दी कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, कोई भी रूमर के मुल्क को कोई डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा है। ये जानबूझ के इनकी एक प्रोपेगेंडा आर्मी है जो इस वक्त खड़े होके इन्होंने मतलब हर तरह से व्हेन ही वाज सेंट होम एक आईनी तरीके से इनको घर भेजा गया क्योंकि खुदा ना खास्ता मुल्क डिफ़ॉल्ट ना कर जाता। उसके बाद इसने हर तरह की कोशिश कर ली कि मुल्क के अंदर इंतशार भी फैले, मुल्क के अंदर इसने वो साइफर से खेलते हैं, फॉरेन रिलेशंस को भी तबाह करने की कोशिश की। उसके बाद ऑडियो लीक आ गई, उस ऑडियो लीक ने कहा कि ये जो है अमरीकी साजिश वाला बयानिया झूठ है, लेकिन दो मतलब इकॉनमी तबाह करना इन्होंने डिफ़ॉल्ट किया, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स इन्होंने ख़राब किए, एनआरकी मुल्क में इन्होंने फैलाई, अदारों को जानबूझ के कंट्रोवर्शियल इन्होंने बनाया। आमिर जा साहब, ये हिना साहिबा जिस तरफ इशारा कर रही हैं, इसाक डार साहब ने वाकई आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि इस किस्म के कोई तासुर नहीं जाना चाहिए कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने वाला है, और अगर इस किस्म के स्टेटमेंट्स एक पॉलिटिकल लीडर्स देना शुरू कर दें मुल्क के बारे में तो उससे वाकई पैनिक तो फैलता है, मार्केट्स के अंदर पैनिक फैलता है, लोग जो है परेशान, सरमायाकार परेशान होना शुरू हो जाते हैं। तो क्या इमरान खान साहब किसी सही चीज़ की तरफ पिन पॉइंट कर रहे हैं या इसको सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? अच्छा, मुझे 2 बातें, मैं बिल्कुल आपके सवाल की तरफ आता हूँ। एक जुमला कहूंगा, हिना साहिबा ने कहा कि इमरान के दोबारा इक़्तिदार में आने की कोई उम्मीद नहीं है। हो सकता है इनका तज्जिया ये कहता हो, लेकिन एक ज़माने में याद करें मंसूर, आपको याद होगा कि जब 99 का फौजी इनकलाब आया था तो उसके बाद ना इनकी नवाज शरीफ साहब के वापस आने की उम्मीद थी, ना बेनज़ीर साहिबा की। 2006-7 तक तो कोई नाम लेवा नहीं था। फिर जब इनको डिस्क्वालीफाई किया गया नवाज शरीफ साहब को, तब भी लोग समझते थे कि जी द गेम इज ओवर, लेकिन सियासतदान जो होते हैं बाउंस बैक कर लेते। तो ये बात हतमी तौर पे नहीं कही जा सकती कि जी एक सियासतदान अगर अभी नाकाम हो गया कि उसको आपने इक़्तिदार से उठाकर फेंक दिया, वो दोबारा नहीं आ सकता। मिसालें तारीख में भरी हुई हैं इस तरह से। दूसरी बात आते हैं आपके उसकी बारे में कि जो मईशत की बात है, उसमें हमें समझना चाहिए कि लोग जो असेस कर रहे हैं, जो हमारे अपने कहते हैं ना लोकल माहिर माशियात हैं वो हों या इंटरनेशनल इदारे हों, वो ये देखते हैं कि हमारे जो है हमारा हर महीने का खर्च कितना होता है, हमारा इंपोर्ट बिल कितना है और हमारे जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कितने हैं। जो वो देखते हैं कि आपके रिजर्व जो हैं $8 बिलियन से कम हो गए, जो स्टेट बैंक के अपने रिजर्व हैं, और आपकी जो इंपोर्ट्स हैं उससे ज्यादा हैं। वो कहते हैं 2 महीने का कवर भी अगर नहीं देती तो लोगों में खदशात बढ़ते हैं। फिर लोग कहते हैं कि जी आपको इस साल अगर $30-32 बिलियन कर्जों में वापस करने हैं, और आप देखते हैं कि आपके पास जो है एक्सपोर्ट्स की जो प्रोसीड इतनी आनी है और आपके पास रेमिटेंसेस इतनी आती है, तो उसकी वजह से सूरत हाल ऐसी ही निकलती है। आई हैव टू क्लोज इट ओवर हियर, अब टाइम की कमी की वजह से। हिना साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। कल आपसे इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।